हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के कमेंट मैं पढ़ रही हूँ और उन पे काम भी कर रही हूँ कि आपको चाहिए बोर्ड ओरिएंटेड क्लास चाहिए, किसी को वन शॉट वीडियो चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सब्र रखो। तो लाइन टू लाइन हम स्टेप बाय स्टेप ये चैप्टर पूरा करेंगे और चैप्टर पूरा करने के बाद सारे न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। आपको बोर्ड क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बताए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ा सब्र रखो और पढ़ते रहिए। अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? विद्युत फ्लक्स के बारे में। थोड़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा और पढ़ना है हमें इसके बारे में। विद्युत फ्लक्स फाई ई से डिनोट करते हैं और कल हमने देखा था, पीछे वाली क्लास में, कि विद्युत फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स होता क्या है? किसी तल के विद्युत क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। जो किस पे डिपेंड करती है? एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक उसके क्षेत्रफल पर जो पृष्ठ हम ले रहे हैं, जिस पृष्ठ के तल के लंबवत बल रेखाएं गुजर रही है, एक उसके क्षेत्रफल सदिश के, और उन दोनों ई और ए के बीच बनने वाले कोण थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब थोड़ा इससे और आगे चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसका। मान लो यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। गॉस लॉ इससे अगली स्टेप में आएगा। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत गॉस लॉ का पता लग जाएगा इसका। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है गॉस लॉ, ठीक है। मान लो एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इसको हमने एक गोले के अंदर ले लिया, ठीक है। एक गोला ले लिया और उसके केंद्र पर मान लिया एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे गोले को हमने एक छोटे से टुकड़े में काट लिया, ये मान लिया, और इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल हमने ले लिया डी ए। इसका क्षेत्रफल ले लिया हमने डी ए, यानी छोटा सा पूरे गोले का क्षेत्रफल को हमने स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले छोटा सा एक अल्पांश मानेंगे। अल्पांश का मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा मान लिया, और इसी प्रकार इस पूरे गोले को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना है इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा अल्पांश लिया हमने डी, जिसका क्षेत्रफल लिया डी ए। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या मानी थी हमने? तल के लंबवत बाहर की ओर। और एक 3D सरफेस लिया है, यानी बंद पृष्ठ है, गोला लिया। तो 3D सरफेस के लिए हमने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? तल के लंबवत बाहर की ओर। और 2D सरफेस के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है और तल के लंबवत अंदर की ओर भी, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 3D सरफेस की, तो तल के लंबवत बाहर की ओर कुछ इस प्रकार डी ए सदिश की दिशा, ठीक है। अब देखें इस छोटे से क्षेत्रफल पर, यानी छोटे से टुकड़े पर, इस आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? ये भी हमने पढ़ रखा है। प्लस Q आवेश के कारण तल के ये बाहर की ओर, इससे बाहर निकलती हुई इस प्रकार, और ये गोला मान लिया हमने, ठीक है। और यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा रखा है। इस छोटे से टुकड़े पर देखिए क्षेत्रफल के दिशा तो तल के लंबवत बाहर की ओर थी, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो तीव्रता की दिशा कुछ इसी प्रकार, बाहर की ओर, आवेश से बाहर इधर, ये हो गई मान लो ई सदिश की दिशा, ठीक है। तो इस छोटे से टुकड़े से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, या इस छोटे से टुकड़े के तल के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, यानी विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जाए। तो छोटा सा है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा सा हमने मान लिया डी फाई, ठीक है। अब डी फाई कितना होता है? कल हमने विद्युत फ्लक्स में के बारे में सब कुछ पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप ई पर कैसे डिपेंड करता है, ए पर कैसे डिपेंड करता है। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है? ये भी इसी डायरेक्शन में और ई भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया? ई डी ए कॉस 0, क्योंकि कल तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में, ई डॉट ए, या हम कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करें? छोटा सा टुकड़ा अब यहाँ मान लें इधर। ऐसे ही पूरे गोले के कारण हमें निकालना है, तो इस पूरे गोले को हमने एक छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया, ठीक है। अब देखें इस छोटे से टुकड़े का विद्युत फ्लक्स निकालें।
इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, ये होगी dA। कल हमने देखा था, अगर याद नहीं हो तो एक गोला लिया था हमने, ठीक है, और इस गोले के पृष्ठ पर कोई भी पॉइंट ले लें, इस गोले के पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर थी, जो हमेशा इसके रेड सेंटर से क्रॉस कर रही थी। इधर, ये इधर, ये इधर और ये ऐसे, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पढ़ रहे थे तब हमने देखा था एक 3D सरफेस है, कोई गोला है, ठीक है। तो उसके लिए उसके पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर, जो किससे गुजर रही थी, इसके सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ये, और इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो कि इस प्रकार होगी, ये होगी E। यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, तो यहाँ फ्लक्स कितना हो गया d फाई E डॉट dA, यानी E dA cos 0। ये फाई 1 मान लिया हमने और ये मान लिया फाई 2। ऐसे ही हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बांट लिया, और प्रत्येक टुकड़े के पर देखिए फ्लक्स देखें, तो dA इधर प्रत्येक टुकड़े के पर E की डायरेक्शन सेम, E और dA की डायरेक्शन सेम है, तो हर जगह हर एक बिंदुओं पर इन दोनों E और dA के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। ये भी इसमें E की डायरेक्शन किस प्रकार होगी, कुछ ऐसे, ये सेंटर से ये E की डायरेक्शन, इधर भी कुछ इस प्रकार की, ऐसे कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे हम कल एग्जाम्पल कर रहे थे पीछे वाली क्लास में, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना था, जैसे बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, या कोई क्लोज्ड सरफेस है उसके एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, 2-3 कोई एक क्यूब लिया था यानी घन लिया था, ठीक है। तो उनके कारण टोटल विद्युत फ्लक्स निकाला था, सभी पृष्ठों का क्या कर दिया था हमने, जो योग कर दिया था। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देंगे, तो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई कुल संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दिया। अब देखो हमने देखा कि प्रत्येक टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये त्रिज्या r मान लो, ये त्रिज्या, ये त्रिगोला लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक बिंदु की जो दूरी है वो एक समान है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक छोटे से टुकड़े पर कितनी होगी, एक समान। तो फाई E कितना हो जाएगा टोटल, और cos 0 यानी d फाई देखें यहाँ 1 E dA। अगर यहाँ एंगल थीटा नहीं होता, 0 नहीं होता, तो E dA cos थीटा हो जाता, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए आप गणित में क्या काम लेते हो, समाकलन, ठीक है। समाकलन E dA cos 0, अगर थीटा 0 है तब 0 लिया हमने यहाँ, अगर 0 नहीं होता, इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा होता, जैसे कुछ इस प्रकार, ये dA इधर, और ये मान लिया हमने E की डायरेक्शन है इस साइड, और दोनों के बीच में कोण है थीटा, तब कितना होता विद्युत फ्लक्स d फाई E dA cos थीटा। तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं E dA cos थीटा। इसको हम कैसे लिखते हैं, E डॉट dA सदिश, छोटे से के टुकड़े के कारण कितना आ गया, E डॉट dA सदिश। ऐसे ही हम इस पूरी आकृति को या पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। और यहाँ हमने क्या माना है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग नियत रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट dA सदिश। जो फ्लक्स का जो सही फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। हम गणितीय रूप से ये 2 फॉर्मूले काम में ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसे दे रखा है। तो फ्लक्स टोटल कितना होगा, या तो समाकलन E डॉट D, और बंद पृष्ठ के लिए यानी क्लोज्ड सरफेस के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ एक छोटा सा ऐसे लगा देते हैं। इससे इसका मतलब है कि ये जो विद्युत फ्लक्स है ये टोटल किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए, यानी बंद पृष्ठ या क्लोज्ड सरफेस को दिखाने के लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है।
तो टोटल या तो ये फॉर्मूला या ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब हम आते हैं गाउस के नियम पर। विद्युत फ्लक्स में हमने देखा हमें क्या पता होना चाहिए, ई ए और इन दोनों के बीच के कोण थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए गाउस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि क्यों न हम सीधा एक नियम ही बना दें कि आपको ना तो थीटा पता होना चाहिए ना ए, ये सब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी हो पड़े। इसके लिए गाउस ने एक नियम बना दिया। आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, गाउस का नियम। कई बच्चों की शिकायत है या आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि आप बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ाते हो, तो फास्ट करके करना भी क्या है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप आगे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से आराम से पढ़ते हैं। अगर आप चाहो तो स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं पसंद आए तो कोशिश करेंगे स्पीड बढ़ाने की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है गाउस का नियम। गॉस लॉ भी कहते हैं इसे, गाउस का नियम। इसने क्या बताया, एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं गाउस के नियम का, कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से का मतलब बंद पृष्ठ के लंबवत, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है हमेशा तल के लंबवत, बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। इसमें एक नाम जरूर याद रखना, कुल यानी टोटल फ्लक्स निकालना है अपन को। गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, एक ये नाम याद रखना आपको, परिबद्ध मतलब बाउंडेड यानी उसके अंदर रखा हुआ, घेरा गया। ठीक है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε, अगर आप निर्वात में देख रहे हो तो 1/ε0 आ जाएगा। अगर ये किसी माध्यम में कर रहे हो तो 1/ε आ जाएगा। हम निर्वात का लेके चलते हैं। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से और उसके तल के लंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसका मान होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश बटा ε0। ठीक है, ये जो आवेश Q है, कहीं इसको ऐसे भी लिखा होता है सिग्मा Q। सिग्मा Q का मतलब होता है उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है केवल उसी को काउंट करना है हमें। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन ε0। ये दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि गाउस के नियम से हम किसी बंद पृष्ठ लेना, एक तो ये तीन चीज़ें, एक तो बंद पृष्ठ के लिए लागू है, दूसरा हमें उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अभी तक हम इससे पहले क्या कर रहे थे, थोड़ा जोड़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या लेना है, टोटल लेना है। ठीक है, अलग अलग नहीं निकालना, टोटल विद्युत फ्लक्स। दूसरा क्या है कि उस आवेश, यहाँ ये कौन सा आवेश है, उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, जैसे ये कोई पृष्ठ मान लिया हमने, कोई भी आकृति हो सकती है इसकी। ठीक है, इसमें कोई आवेश है Q1 रखा है और एक आवेश रख दिया हमने Q2 बाहर। तो इसमें यहाँ सिग्मा Q में कौन सा आवेश आएगा, बंद पृष्ठ में कौन सा आवेश है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो इसमें कौन सा आवेश है Q1। तो Q1 के कारण निकालना है हमें कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यही जो पीछे अभी हमने देखा, ये समझते हैं।
यहाँ से अभी तक हमने क्या देखा, गाउस के नियम क्या कहता है कि आपको फ्लक्स के लिए EDA cos थीटा नहीं लगाना, उससे बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है। आप डायरेक्ट लगाओ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिया डायरेक्ट, Q इनसाइड या सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूफ से समझते हैं, वैसे इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हम मान लो प्रूफ मान लो, जैसे करके दिखाएं, वही जो हमने इससे पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, एक गोला ले लिया, ये ले लिया हमने एक गोला, इसके केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है, केंद्र पर मान लो या इसके कोई अंदर, हम सेंटर पे रख लेते हैं, ठीक है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ऐसे ही हमें इस गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, क्योंकि फाई टोटल के लिए ही गाउस का नियम है, और ये हमें ये प्रूव करना है कि Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो सभी इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालने से पहले हम इसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लें, छोटा टुकड़ा फिर छोटा टुकड़ा फिर छोटा टुकड़ा, ठीक है। तो एक छोटा सा टुकड़ा हमने मान लिया ये, और ये मान ली इसकी DA सदिश, ठीक है। अब प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ये E, जैसे हमने जस्ट इससे पीछे वाला एग्जाम्पल लिया था, सेम वैसे ही, ऐसे इधर छोटा 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 टुकड़ा, ठीक है। E की डायरेक्शन इधर और DA की डायरेक्शन भी सेम, यानी प्रत्येक बिंदु पर थीटा भी सेम और E भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है प्रत्येक इस अल्पांश की, वो सेम होगी इस गोले की त्रिज्या के बराबर। और हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें देखा था कि किसी r दूरी पर किसी प्लस कोई आवेश है, बिंदु आवेश, और उससे r दूरी पर, ये मान लिया r दूरी, ठीक है, कोई आवेश है या कोई अल्पांश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q, ये वाला आवेश, r², ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें डिस्टेंस सेम है, और थीटा की वैल्यू भी सबके लिए कितनी है, सेम। तो यहाँ से कुछ पता लग रहा है गाउस के नियम के लिए कि ऐसा बंद पृष्ठ लेना है। आगे हम उसके जो रूल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ऐसा बंद पृष्ठ लेना है जिसमें E की वैल्यू लगभग नियत रही, ठीक है। दोनों के बीच में कोण, यानी E और DA के बीच में जो थीटा है, वो प्रत्येक बिंदु पर, या उस गाउसियन जो भी हम बंद पृष्ठ ले रहे हैं उसको हम गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये फाई ये है, ये किसके लिए वैलिड है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। क्लोज्ड सरफेस हमने कल पढ़ा था, कौन सा होता है, 3D सरफेस को हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस, जैसे गोला, घन, गोला हो गया, घन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। और इसी बंद पृष्ठ को हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ या गाउसियन सरफेस, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ दे हमें क्या, प्रत्येक बिंदु पर E लगभग क्या नियत है, DA और E के बीच में थीटा भी कितना है, बराबर, इक्वल, कितना है यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर 0 डिग्री, ठीक है। तो हम बात करें, अभी तक तो हम ये नहीं जानते, हम अपने पुराने वाले फॉर्मूले उस पर चलते हैं, फाई E टोटल, D फाई E निकाल लें एक बार, कितना होगा इस छोटे से टुकड़े के कारण, EDA cos 0 की वैल्यू 1। अब टोटल निकालें, सभी छोटे टुकड़ों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के लिए ये कुल हो गया, और जोड़ने के लिए समाकलन काम में ले लिया हमने, EDA। और किसके लिए है ये, इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए, तो बंद पृष्ठ के लिए हमने ये लगा दिया, ठीक है, फाई टोटल। अब देखो E को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि E प्रत्येक बिंदु पर क्या है, नियत, तो हमने बाहर निकाल लिया ये समाकलन DA। समाकलन DA का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ का आयतन, आयतन नहीं, क्षेत्रफल। छोटे टुकड़ों को ऐसे जोड़ दिया, इनके क्षेत्रफल को जोड़ दिया, मतलब पूरे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया। और ये क्या है, एक गोला, और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, E इंटू, इसका मान कितना होगा, 4 पाई r², ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
अब देखो फाई कुल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ई की वैल्यू यहाँ से रख दें, ये रही 1/4πε0, और आगे क्या है Q/r², और ये इंटू 4πr², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फाई टोटल कितना आ गया Q/ε0। और ये Q कौन सा आवेश है, जो इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश है, इसके अंदर स्थित आवेश है, इसके बाहर वाला नहीं, इसके अंदर। इसको हम कहते हैं परिबद्ध आवेश, ठीक है, यानी बाउंडेड चार्ज। तो इनसाइड वाला है Q इनसाइड बाय ε0। और यही कहा था गाउस ने कि आप इतनी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, इतनी स्टेप पार करके फिर यहाँ तक पहुँचे हो, क्यों ना हम इसको रूल ही बना दें, ठीक है, एक नियम बना दें। तो ये था गाउस का नियम कि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, और परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुणा, ε0 है इसका मतलब निर्वात के लिए बात कर रहे हैं, और अगर किसी माध्यम के लिए बात कर रहे होते तो एप्सिलॉन लग जाता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं कि क्यों ना हम इसकी साइड चेंज कर दें। यहाँ से देखो, ये हमने r त्रिज्या का एक गोला लिया, दोबारा बना लेते हैं इसको। ये +q आवेश रखा हुआ है और r त्रिज्या के एक गोले को लिया था हमने अभी, जिसके से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने निकाला था टोटल q इनसाइड, यानी इसके अंदर स्थित जो आवेश है टोटल वो अपॉन ε0, ठीक है। अब क्यों ना इसकी रेडियस को 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, चलो 2 गुना करके देखते हैं, मतलब 2r कर दिया। अब ये तो मान लो यहाँ तक था r, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये ले ली हमने 2r। अब देखें, अब इसके द्वारा या इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, तो फाई टोटल कितना था अपना ये तो गाउस के नियम से हमने लास्ट निकाला है। अब अपनी स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलते हैं जो हम पीछे विद्युत फ्लक्स में पढ़ते आ रहे थे, EDA, ठीक है। E की वैल्यू 1/4πε0 Q/2r का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा 2r इंटू क्षेत्रफल कितना होगा 4π 2r², 2r² से 2r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, फाई टोटल कितना आया Q/ε0। अगर 4r कर दें या 4 गुनी कर दें इसके साइज, तब भी फ्लक्स कितना आएगा, यही आएगा। अगर यहाँ हमने लिया गोला, गोले की जगह हम क्या ले लें, बेलन, यहाँ मान लिया इसके सेंटर पर +q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तब भी फ्लक्स का मान कितना आता, फाई टोटल Q/ε0, ठीक है। अगर इसकी जगह हम ले लेते कोई क्यूब, ये क्यूब ले लिया, ठीक है, और इसके सेंटर पर बीच में, जैसे आपका रूम है और आपके रूम में बीच में कोई +q आवेश रखा हुआ है, +q रखो या कोई भी q आवेश रखो, ठीक है, q आवेश रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी कितना होता Q/ε0। यानी यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, जिसको हम लिखेंगे। क्या निष्कर्ष निकाला कि गाउस के नियम के लिए आकृति, जो गाउसियन पृष्ठ हम ले रहे हैं उसकी आकृति या फिर उसकी साइज कुछ भी हो, या उसका जो शेप है उसकी शेप और साइज कैसी भी हो, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस साइज और उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। यानी एक नोट लिख लिया हमने, यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें आगे पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे हम कि गाउसियन पृष्ठ कौन सा, जो हम बंद पृष्ठ मान रहे हैं वो गाउसियन पृष्ठ
या नहीं, विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता। अभी जो बोर्ड क्लास की या जो अभी आरबीएससी की हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे तब उसमें आया था ये कि यहाँ डैश डैश लगा था ये कि कुल विद्युत फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ की डैश डैश पर निर्भर नहीं करता। ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिन पर वो निर्भर नहीं करता? तो उसकी जो गाउसियन पृष्ठ है या जो बंद पृष्ठ हम ले रहे हैं उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर इसकी आर डिस्टेंस का कोई गोला लें तब भी वो इतना ही होगा गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, 2r लें तब भी उतना ही होगा, और चाहे कितनी r ले लें तब भी उसकी जो आकृति है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, Q/ε0। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल, या हम एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम देखें कि गाउस के नियम से आपने देखा कुल विद्युत फ्लक्स इतना होता है। इसमें ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो जो इन पे तो डिपेंड करता नहीं है, किस पे डिपेंड करता है? पृष्ठ द्वारा, यानी डिपेंडेंसी इसकी देखें, निर्भरता डिपेंडेंसी ये देखें तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश तथा नंबर 1 तो परिबद्ध आवेश यानी बाउंडेड चार्ज, या जो उस पृष्ठ द्वारा घेरा गया जो उसके अंदर जो आवेश है केवल और केवल उस आवेश पर। दूसरा, अगर यहाँ निर्वात है तो ε0, और अगर यहाँ माध्यम लेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, यानी दूसरा क्या आ जाएगा इसका, माध्यम पर। तो गाउस का नियम आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य उनमें, कि गाउस का नियम निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, अगर निर्वात की बात करें तो यहाँ ε0 लग जाएगा, अगर माध्यम की बात करें तो यहाँ एप्सिलॉन लग जाएगा। ठीक है, ये हमने बात की गाउस के नियम की कुछ दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। हमने देखा कि ना तो साइज पे डिपेंड करता है और ना उसकी शेप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करें आगे, तो हम क्या कहें, हमने यहाँ एक चीज़ ये भी देखी, अगर गोला लिया और सेंटर पर आपने प्लस Q आवेश या कोई भी आवेश रख दिया तो उसके कारण कुल विद्युत फ्लक्स ये सेंटर पे जो आवेश है Q/ε0। यहाँ हमने एक घन की आकृति बनाई थी, उसको सेंटर में रखा तब भी निकलने वाला कुल आवेश, उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q/ε0। ठीक है, तो एक ये मिटा दूँ, एक नोट और लगा लेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे कि जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q जो लिया था हमने, अभी 3 एग्जाम्पल देखे थे हमने। ठीक है, बिंदु आवेश Q से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल प्लस कोई भी प्लस Q आवेश है उससे निकलने वाला Q/ε0। अब इस प्लस Q आवेश को परिबद्ध करने वाला या बाउंड करने वाला जो गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं तो उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। यहाँ हमने गोला लिया, हमने यहाँ देखा था एक क्यूब लिया था और उसके सेंटर पर कोई प्लस Q आवेश रख दिया। अगर मान लो एक शंकु ले लें, कौन ले लें एक, और यहाँ हमने इसके सेंटर पर रख दिया प्लस Q आवेश, तब भी इससे इतना ही फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। ठीक है, यानी ये जो रखा हुआ आवेश है ये कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि गाउस जो आवेश के कारण हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, सबसे पहले तो उसको बाउंड करेंगे, यानी उसको बंद करेंगे चारों तरफ से। तो बंद करने के लिए हम अपनी इच्छा से कोई भी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं, चाहे तो गोला ले लो, चाहे शंकु, ये क्यूब ले लिया हमने, चाहे शंकु ले लो, चाहे सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो Q/ε0 होगा। यहाँ गाउसियन पृष्ठ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता, हम अपनी मर्जी से इस गाउसियन पृष्ठ की कोई भी आकृति ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, गाउस के नियम के लिए,
जो चार्ज हमें दिया गया है और उसको हम पहले क्या करेंगे, बाउंड करेंगे। उसके लिए हम एक बंद पृष्ठ की अपनी मर्जी से इमेजिनरी बंद पृष्ठ बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ या गाउसियन सरफेस। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे एक पृष्ठ ले लिया हमने, ये दिया हुआ है, इसमें एक भी आवेश नहीं है और कोई क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है। अब आपको निकालना है इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स टोटल, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गाउस ने क्या कहा था, हमें तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए, इसमें तो आवेश ही नहीं है। फाई टोटल गाउस के नियम से कितना था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट भी कह सकते हैं। सिग्मा क्यू का मतलब होता है उस पृष्ठ के अंदर जितने आवेश हैं उन सभी का बीजगणितीय योग। यहाँ सिग्मा क्यू की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम, इसलिए क्योंकि आवेश यानी चार्ज कैसी राशि है, एक अदिश राशि, बीजगणितीय योग। ठीक है, अब बात देखें इस पे। आपने देखा कि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। जब सिग्मा क्यू इक्वल टू यहाँ कितना है 0, तो परिबद्ध इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा 0। कैसे हुआ ये हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके बाहर भी तो आवेश रखा हुआ है, क्या इसके कारण कोई बल रेखा इससे नहीं गुजरेगी? देखें, जैसे ये आवेश, इससे मान लो इस प्रकार कोई बल रेखाएं गुजर रही है, एक ऐसे मान ली हमने, एक इस प्रकार मान ली, तो ई की डायरेक्शन भी इधर, ये ई की डायरेक्शन हमने मान ली इधर ही। अब इस बंद पृष्ठ के ऊपर हमें सरफेस के ऊपर लेना है, जो हमने एक पीछे वाला एग्जाम्पल किया था, गाउस के नियम स्टार्ट करने से पहले भी और बाद में भी। एक गोले की कल्पना की थी कुछ इस प्रकार, हमने अल्पांश जो लिए थे छोटे छोटे टुकड़े, संपूर्ण पृष्ठ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया था, वो हमेशा पृष्ठ के ऊपर लेना है। ठीक है, अंदर यहाँ नहीं लेना, हमेशा पृष्ठ के ऊपर। तो यहाँ इस पृष्ठ के ऊपर हमने एक यहाँ छोटा सा गोला मान लिया। ठीक है, अब देखें इसके तल के लंबवत इधर डीए, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, और ई की डायरेक्शन भी इधर ही, तो यहाँ से फाई कितना हो गया, फाई 1 मान लो, ये ई डी ए कॉस 0, तो फाई 1 इक्वल टू ई इंटू डी। अब यहाँ देखें डी ए यानी तल के लंबवत बाहर की ओर, ये 3D सरफेस माना हमने एक। ठीक है, ये डी ए और ई की डायरेक्शन तो इधर जा रही है, तो ये मान ली हमने ई। दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, तो फाई 2 कितना होगा यहाँ से ई डी ए कॉस 180, तो फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस ई इंटू डी। अब हम देखें इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ऐसे इस पे होगी, ये अगर यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। ठीक है, तो टोटल विद्युत फ्लक्स माने ये कितना होगा फाई 1 प्लस फाई 2, जोड़ दे सबको, यानी ई डी ए और माइनस ई डी ए। माइनस क्यों लगा, क्योंकि फाई 2 की वैल्यू माइनस में, ये कैंसिल, ये 0। ठीक है, यानी बाहर कोई आवेश रखा है। हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे हम भाई पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश नहीं है, इसलिए हमने फॉर्मूले में रखा, तो कुल विद्युत फ्लक्स की वैल्यू 0 आई। लेकिन बाहर आवेश है, क्या इसके कारण कोई बल रेखा इससे नहीं गुजरेंगी? इसके कारण भी फ्लक्स होगा, लेकिन जितना इसमें प्रवेश करेगा उतना ही इससे बाहर निकलेगा। एक बात और, अगर आपका फ्लक्स आ रहा है पॉजिटिव, आपने जो फ्लक्स निकाला विद्युत फ्लक्स अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब बल रेखाएं उससे बाहर निकल रही हैं, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब बल रेखा उसमें प्रवेश कर रही है, यानी उसमें जो प्रवेशित फ्लक्स है ये तो नेगेटिव, और फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसके लिए हम लगाते हैं पॉजिटिव। तो जितने उसके अंदर था गया उतना ही बाहर निकल गया। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 0। ठीक है, समझ में आया ये एग्जाम्पल? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सारे आपके एनसीईआरटी में हैं। एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हुई हैं इनकी जगह, ये इनको ऐसे डायग्राम बना के ऐसे नहीं समझा रखा,
जो लाइनें हैं उन एक एक लाइन का मतलब समझ रहे हैं हम, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखो दूसरा एग्जाम्पल समझिए। एक पृष्ठ ले लिया, कोई बंद पृष्ठ आपको दे रखा है 3D सरफेस, इसके अंदर दो आवेश हैं Q1 Q2 और Q3 इसके बाहर रखा हुआ है कोई आवेश। आपको पूछा है इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो गाउस के नियम लगाते हैं। सबसे पहले गाउस ने क्या कहा था कि इस फ्लक्स के अंदर जितना आवेश है उसका सम Q1 + Q2 आवेश है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। हम अपने ऑथेंटिक तरीके से करते हैं, गाउस के नियम के ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है, तरीका क्या है वो सेम, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, ये पृष्ठ निकालें, ये निकालें। ठीक है, अब देखो फाई इक्वल टू EDA cos 0 EDA मान लें। अब ये जो E है, अब आप कहोगे क्या यहाँ इस बिंदु, ये एक सरफेस मान लिया हमने, एक अल्पांश मान लिया। अब अपने पास सवाल क्या है कि क्या ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों आवेश के कारण ही होगी? क्या ये तीसरा आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आएगी? तो एक सुंदर सी लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, तो फाई इक्वल टू जो EDA होता है, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जो E आ रहा है बाईं तरफ, इधर तो हम लगा लेंगे सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुल फ्लक्स निकालना, एक तो गाउस के नियम से तो ही हो जाएगा। आप E को लेके चल रहे हो ऑथेंटिक तरीके से, तो ये जो E है विद्युत क्षेत्र, ये किसके कारण होगा? ये इसके कारण लेना है, इसके कारण लेना है, या इसके कारण? अगर इन दोनों के कारण ही लेना है तो कौन से के कारण? और क्या बाहर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी यहाँ पे? क्योंकि हमने तो निकाला था आसपास कोई आवेश रखा हुआ हो तो वो भी अपने इसके विद्युत क्षेत्र में है तो वो भी इसकी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो E लिखेंगे वो परिणामी होगी, यानी यहाँ जो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं वो होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र। किसके कारण? तीनों आवेशों के कारण, जो अंदर आवेश हैं उनके कारण भी और जो बाहर आवेश हैं उसके कारण भी, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र थे। ठीक है, और गाउस के नियम से निकालें तो हमें तो केवल ये, लेकिन अगर ये तरीके से करें तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट तरीका अपनाया गाउस ने। शॉर्टकट तरीका यही है, गाउस का नियम लगाओ और टोटल कितना आ जाएगा Q1 + Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि गाउस की परिभाषा से अगर देखें, जो इसकी फ्लक्स की परिभाषा है उससे E.dA यानी EDA आता है। ठीक है, E.dA मान लें, ये यहाँ जो ये होगा बाईं तरफ, इधर बायां दायां यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो भी लिखा हुआ है पद उसमें E है, वो E परिणामी विद्युत क्षेत्र है और वो अंदर स्थित आवेशों के कारण भी है और बाहर स्थित आवेश के कारण भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो E लेना है, जो फॉर्मूला हमने उसमें पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था ना गोले वाला, यहाँ पर रखा हुआ है, ये E ले लिया हमने इस आवेश के कारण, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R², ये डिस्टेंस R मान ली। ठीक है, उस वहाँ तो एक ही आवेश रखा हुआ था, अब इसमें 3 आवेश हैं, 2 अंदर हैं और एक बाहर, तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली जाएगी यहाँ पे अंदर स्थित आवेशों के कारण भी और बाहर स्थित आवेशों के कारण भी। यह आया था अभी 3-4 दिन पहले जो EMRS का एग्जाम हुआ था, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था कि बताइए कि जो परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कौन कौन से आवेशों के कारण होगी। ठीक है, तो ये कोई कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड क्लास में भी आपके आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ आपको बस क्या ध्यान रखना है, जो E लेंगे यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सभी आवेशों के कारण, अंदर स्थित आवेश के कारण भी और बाहर आवेश जो है उसके कारण भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोई 3D सरफेस दे रखा है और उसमें 2 आवेश हैं, एक +Q आवेश रखा हुआ है यहाँ और यहाँ रखा हुआ है -Q आवेश। फाइंड आउट करो कुल विद्युत फ्लक्स, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई। तो हमने देखा अभी अगर वैसे करेंगे E.dA cos थीटा लगा के तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है,
तो गाउस के नियम क्या कहता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू यानी सिग्मा क्यू का मतलब इस आवेश, इस सरफेस के अंदर या इस पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश हैं, जितने भी आवेश रखे हुए हैं, उन सभी का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब अलजेब्रिक सम यानी चिन्ह के साथ। प्लस क्यू रखा हुआ है, एक रखा हुआ है माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया तो 5 पृष्ठ कितना आया टोटल 0। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से एक और नोट लिख लो, अगला जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य लिखा होगा। यहाँ तक हमने थोड़ी बहुत देखे। एक इम्पोर्टेंट बात और पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो आप गाउसियन पृष्ठ ले रहे हो, चलो ले लिया आपने गाउसियन पृष्ठ, उसके लिए भी एक अलग रूल है। एक क्या था, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। यहाँ हम जो गाउसियन पृष्ठ लेंगे वो आवेश वितरण के प्रति सममित होना चाहिए। अगला नोट लगाएं, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ आवेश वितरण मान लो या आवेश के प्रति मान लो, वितरण ज़्यादा सही रहेगा, वितरण के प्रति सममित होना चाहिए। सममित यानी सिमेट्री उसमें ज़रूर होनी चाहिए, सममित होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं उसमें जो आवेश आपको अंदर आवेश दे रखा है, गाउसियन पृष्ठ ऐसा लेना है कि उस आवेश के प्रति सममित होना चाहिए। सममित का मतलब समझा देंगे एक एग्जाम्पल से। अगला देखो, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र हम ले रहे हैं E, है ना, प्रत्येक बिंदु पर, ये जो गाउसियन पृष्ठ है, E का मान गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान, नियत, सममित, कुछ भी कह सकते हैं, समान होना चाहिए या नियत होना चाहिए या सममिति होनी चाहिए, उसमें भी होना चाहिए। तीसरा, क्योंकि ये किस किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स, एक तो आवेश पर, आवेश आपको पता ही है, आवेश के प्रति सममित होना चाहिए, और एक ई का मान, क्योंकि फ्लक्स की ये डेफिनेशन ये भी तो होती है, ये तो गाउस के नियम से था, ई डी ए कॉस थीटा, ये भी तो लेके चलेंगे। इसमें जो जो आ रहे हैं कुल विद्युत फ्लक्स को प्रभावित करने वाली, या इससे इसके अंदर जो भी टर्म आ रही है उसके कारण भी तो ये इफेक्ट होगा, ये इफेक्टेड होगा। तो ई का मान जो गाउसियन पृष्ठ हम ले रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, एक समान। जैसे हमने एक गोले वाला एग्जाम्पल लिया था, प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर था और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैसे ही। ठीक है, तीसरा, थीटा ले रहे हैं, ई और ए के बीच जो कोण है थीटा, उसका मान भी कितना होना चाहिए, का मान प्रत्येक गाउसियन पृष्ठ के, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत होना चाहिए। नियत यानी ये भी चेंज नहीं होना चाहिए, नियत होना चाहिए, चाहे इसका मान कुछ भी हो, थीटा की जगह कुछ भी हो, प्रत्येक बिंदु पर इसका मान उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन सब चीज़ों को। जो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं लिखवा रही हूँ वो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिलेंडर ले लिया, ऐसे, इसकी लेंथ मान ली L/2, ठीक है, ये, और यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है Q। आपको फाइंड आउट करना है इस आवेश Q के कारण या इस सरफेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये ठीक है, इस पृष्ठ से यानी पूरे बेलन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, जो भी पृष्ठ आपको दे रखा है टोटल। तो क्या ये आवेश बाउंडेड है, ये आवेश रखा हुआ है बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर, जैसे हमने ये बेलन ले लिया ऐसे, ठीक है, और आवेश रखा हुआ है यहाँ, और ये जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली L/2। तो क्या ये आवेश परिबद्ध है, नीचे से तो है लेकिन ऊपर से नहीं है,
और गाउस का नियम कब काम करता है, यानी कुल विद्युत फ्लक्स निकाला। गाउस का नियम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट के लिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ताकि हमें वो ई डी ए कोस थीटा वाला ना लगाना पड़े, ठीक है, उसके लिए। तो क्यों ना हम इसको बाउंडेड कर दें, तो इसको थोड़ा और बढ़ा दिया ऊपर, ये जो L/2 इतनी L/2 ऊपर ले लिया हमने, और एक L लंबाई का बेलन बना लिया था, ठीक है। अब इससे गुजरने, ये बाउंडेड हो गया। अब हम निकाल सकते हैं इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखो, इससे विद्युत फ्लक्स मतलब बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी, इधर इधर कुछ इस प्रकार, ठीक है, आधी इधर नीचे। अब इसे जो टोटल विद्युत फ्लक्स है वो आधी, विद्युत फ्लक्स मतलब तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, आधी तो इसमें जा रही है, आधी इसमें जा रही है, यानी हाफ हाफ में डिवाइड हो रही है, ठीक है। हमें तो टोटल में निकालना है, चलो टोटल में निकाल लें। तो टोटल कितना होगा कुल विद्युत फ्लक्स, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, ये जो बड़े वाला सिलेंडर हमने लिया है इसके अंदर टोटल विद्युत फ्लक्स कितना है Q, सॉरी टोटल चार्ज इसके अंदर कितना रखा हुआ है Q। और एक बात हमने पहले भी देखी थी, अगर Q आवेश जो बाउंडेड है, परिबद्ध है किसी पृष्ठ द्वारा, बंद पृष्ठ में है और उसके बीच में रखा हुआ है, देखो सेंटर में, तब इस Q आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो निकालना है इस जो आधा जो बेलन है, यानी सेमी सिलेंडर कह सकते हैं इसको, तो फाई सेमी सिलेंडर के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, आधा इसमें जा रहा है आधा इसमें जा रहा है, तो इसमें पूरा तो इतना है, तो इसमें कितना जाएगा आधा, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको पूछा गया था कि L/2 का एक बेलन है और इसके ऊपरी पृष्ठ पर कोई आवेश रखा हुआ है, इस आवेश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा इसमें Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 क्यों लगा नीचे, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड करने के लिए हमने पूरा बेलन मान लिया और पूरे बेलन से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा था, तो आधे बेलन से कितना निकलेगा, इस आधा इसमें चला जाएगा आधा नीचे, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नोट कर लो ये। अगर बेलन की जगह हम स्फेयर लें, गोला लें, गोला भी ले सकते हैं इसकी जगह, आधा गोला ले लिया हमने ये, और इसके यहाँ ऊपरी पृष्ठ पर ऐसे Q आवेश रख दिया, इसके कारण आपको कुल विद्युत फ्लक्स आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आधा गोला दिख रहा है ये, ठीक है, इसको बाउंड कर लो, पूरा गोला बना लो इसको, पूरे गोले से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेमी, अब क्या आ जाएगा स्फेयर, स्फेयर की स्पेलिंग क्या होती है देख लेना, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, सेमी स्फेयर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब पूरे गोले से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो आपको तो केवल इसी से निकालना था, इसी से कैसे निकलेगा, ऐसे, ये वाली बल रेखाओं की संख्या काउंट करनी है आपको, तो ऊपर गई ये नहीं देखनी, ठीक है। तो आधी ऊपर चली गई आधी नीचे, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना समझ में आया। आपके एनसीईआरटी में एक और सवाल है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर दे रखे हैं लास्ट में, उसमें एक सवाल है कि एक वर्गाकार शीट दे दी, कुछ ऐसे बना देते हैं, एक वर्गाकार शीट है, ठीक है, जिसकी भुजा दे रखी है A, प्रत्येक भुजा कितनी है A, और इसके तल से, इस ये तल मान लिया, और यहाँ से A/2 डिस्टेंस, ये मान लिया आपने A/2 यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक A/2 डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है। इस आवेश से गुजरने वाला, जो इसको क्रॉस करे, वर्गाकार शीट से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, केवल इस वर्गाकार शीट से। कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, ये तो कैसी कंडीशन हो गई। ये कंडीशन कुछ इस प्रकार मानो, कोई वर्गाकार शीट है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो और इमेजिन करो उस रूम का जो नीचे का जो फर्श है
वो वर्गाकार ही मान लो, एक बार वर्गाकार है, और उसके बीच का जो ये भाग है सेंटर यहाँ वाला, इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर, प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी होगी, इसकी वर्ग की भुजा a, प्रत्येक साइड कितनी होगी a, नीचे से बीच में, एकदम बीच में a/2 ऊपर, a/2 ऊपर मतलब बीच में आ गया, और आप कोई आवेश क्यों रखा हुआ है उसके कारण आपको निकालना है उससे गुजरने वाला, जो इसको क्रॉस करे, इस वर्गाकार शीट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या ये बाउंड है, बाउंडेड नहीं है ना ये। तो हम सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें जो इस आवेश को बाउंड करे। तो गाउसियन पृष्ठ हो गया अपना रूम, ठीक है। एक क्यूब बना लें कुछ इस प्रकार, अच्छे से बना लेते हैं। ये बन गया एक पूरा क्यूब, और ये जो a/2 डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस a, ये भी a, ठीक है। एक घन मान लिया हमने, और एकदम बीच में a/2 मतलब इसके सेंटर में एकदम बीच में एक q आवेश रखा हुआ है। इस q आवेश के कारण इस फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो हम निकालते हैं इस क्यूब से गुजरने वाला, यानी पूरे क्यूब से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। टोटल कितना होगा क्यूब का, भाई आवेश इसके सेंटर में रखा हुआ है तो Q/ε0। अब ये क्या है, इस क्यूब का एक फलक, ठीक है। और आप अपने रूम को देखो, आपको जो नीचे का फर्श है वो भी एक फलक है इसका, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो ये पूरा क्यूब आपने माना, इसमें कितने फलक हैं, 6, ठीक है। आधा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें, इसको क्रॉस करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, यानी प्रत्येक फलक से गुजरेगा। आपको तो केवल एक फलक का निकालना है, इसमें टोटल कितने हैं, 6। तो एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितने में डिवाइड हो रहा है, ये अब सेंटर में जो आवेश रखा है वो कितने फलक से गुजरा है, 6 फलक से। तो एक में इसका हिस्सा कितना होगा, Q/6ε0। एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, Q/6ε0। अगर आपको सेंटर में आवेश रखा और पूरे क्यूब के कारण उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो Q/ε, और अगर एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है तो Q/6ε0। ये बात थी सिमेट्री की, यानी हम उस आवेश को, जैसे हमने पहले लिखा था ना कि गाउसियन पृष्ठ ऐसा लेना है जो सममित होना चाहिए आवेश के प्रति। तो इस आवेश का देखो प्रत्येक हिस्सा सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्री वाला एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने बताए। अगर आपको यहाँ इस फलक को ना दे के अगर इस फलक से पूछता तब भी Q/6ε0, ऊपर वाले उस जो छत है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते तब भी इतने, यानी 6 में से कोई भी फलक दे दे, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/6ε0, ठीक है। एक अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक लास्ट है बस। ये एक हमने मान ली क्यूब जिसकी प्रत्येक की भुजा a है, ठीक है। अब आवेश पहले तो यहाँ सेंटर में रखा हुआ था, अब आवेश रखा हुआ है यहाँ कोने पर Q आवेश। कोई क्यूब दे रखा आपको और इसके एक कोने पर कोई Q आवेश रखा हुआ है। इस Q आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, करके देखो। पहले तो ये देखना है हमें क्या ये Q आवेश बाउंडेड है। अगर बाउंडेड नहीं है तो उसको बाउंडेड करते हैं। कल्पना करो ये जो आपका रूम है और एक उस रूम के कोने पर आपने Q आवेश रख दिया, तो इसको बाउंड करने के लिए हमें ऐसे ही आसपास क्यूब लगाने पड़ेंगे। एक क्यूब हमने इसके आसपास यहाँ, इसके यहाँ रख दिया, एक इसके यहाँ रख दिया मान लो, ठीक है। एक इसके साइड में इधर आ गया क्यूब, एक इसके ऊपर आ गया, 3, और एक ये हो गया 4, यानी 4 डब्बों के द्वारा ये बाउंड हो गया, ठीक है। अब ये 4 डब्बे तो आपने इसमें पीछे की तरफ ऐसे लगाए, आगे पीछे लगाएंगे, आगे की तरफ लगा दिया हमने 4। यहाँ एक कोना, जैसे ये कोना ले लिया, ये जैसे ये स्क्वायर मानो, एक बुक ले लेते हैं ऐसे, ये ठीक है। ये एक कोने पे रखा हुआ है ये आवेश, तो एक तो इसके ऊपर लगा दिया, एक साइड से
एक इधर से और एक ऊपर से और एक ये खुद। तो इधर वाले कहाँ गए, इधर वाले इस तरफ से भी तो बाउंड करना है, तो इस तरफ से ऐसे ही 4 डब्बे आगे लगा दिए, ऐसे ही 4 डब्बे पीछे लगा दिए। आपके केमिस्ट्री में भी है ये, ठीक है, सॉलिड स्टेट का है ये पार्ट। तो 4 डब्बे आगे 4 डब्बे पीछे लगा के इसको बाउंड कर दिया, ठीक है। और इसके कारण टोटल विद्युत फ्लक्स निकालें तो क्यों वो चारों डब्बों 8 डब्बे हो गए टोटल। उन 8 क्यूब के कारण टोटल कितना हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो प्रत्येक एक, हमें तो इससे निकालना है, तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक फ्लक्स से एक व डब्बे में कितना हिस्सा होगा उसका 1/8, यानी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोने पे इस प्रकार कोई आवेश रखा हुआ है तो उसका इस आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो इस क्यूब से गुजरे उसका कितना मान होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा था, 4 डब्बे आगे 4 डब्बे पीछे लगा के इसको बीच में सेंटर पे कर लिया, ठीक है। टोटल कितने डब्बे हो गए, 8। उन 8 डब्बों से इस आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक डब्बे से कितना होगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना समझ में आया। ये थी अपनी विद्युत फ्लक्स और थोड़ा सा पार्ट आपका आया था विद्युत फ्लक्स के और गाउस के नियम के बारे में। हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी, गाउस का नियम कब लागू होता है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए, आपके एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन किए, और बोर्ड क्लास के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप रिवाइज करिए इस क्लास को, जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।